हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि जनरल साइंस का हम क्लास को देख रहे थे, बीएसएससी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिन से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आगे से आपको क्लास देख यहाँ पे डेली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा हम क्या है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देते हैं, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ डाउनलोड करके रख सकते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि ऊंचाई मापने का यंत्र है। ठीक है, तो ऊंचाई मापने का यंत्र क्या होता है? ये होता है अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई मापने का ये यंत्र है, इससे आपका ऊंचाई मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, ये होता है आपका हाइग्रोमीटर। इसी तरह से पायरोमीटर, तो इससे क्या होता है? उच्च ताप मापी जाती है। ठीक है, उच्च ताप मापी जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पायरोमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तरह क्वेश्चन आप पहले से भी सॉल्व किए, नहीं किए तो सॉल्व करिए। इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उसको सॉल्व जरूर करिए, आपको यहाँ पे एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ठीक है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या होता है? इस पर जो आपके गैस के अणुओं का पलायन वेग है, उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण यही है कि उसके जो गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है, उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन क्वेश्चन से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे आपका M1 है, ये आपका M2 है। ठीक है, और इसके दूरी के बीच के R है, तो इस पर जो आपका फोर्स लगता है क्या समानुपाती M1 M2 बाई यहाँ पे R स्क्वायर। ठीक है, इसके दूरी के वर्ग के यहाँ पे समानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्षा की आपके जो यहाँ पे वर्षा के दौरान जो बारिश की बूंद होती है, ठीक है, वो कैसे गिरती है यहाँ पे? तो ये आपका एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, एक समान त्वरण से आपकी गिरती है। त्वरण का जो एसआई मात्रक होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मात्रक की बात करें तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या आपको कई जगह इस तरह से दिखाता है मीटर सेकेंड, ये होता है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण को आप किसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी बाई टी होता है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। इसका मात्रक क्या होता है यहाँ पे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण कैसे गिरती है? तो एक समान त्वरण से गिरती है, और ये भी आपका याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है कि शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है। ठीक है, तो शुष्क सेल जो होता है ये आपका कितना वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, 1.5 वोल्ट का शुष्क सेल होता है। ठीक है, ये आपको सेल से क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होता है शुष्क सेल होता है, जो आपका ड्राई सेल होता है। ठीक है, और आपका जो लेक लाइमसेस सेल होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आप सेल से चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको पूछने की टेंडेंसी है, तो इसलिए यहाँ से इसको आपको दिया गया। ठीक है, तो इसका कितने वोल्ट का होता है? तो 1.5 वोल्ट का ये आपका होता है शुष्क सेल। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे तत्व नहीं है ये बताना है आपको। इसमें से 3 तत्व होगा, एक तत्व नहीं होगा। अब देखिए तत्व क्या होता है? ये होता है जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, वो आपका क्या कहलाता है? ये होते हैं आपके तत्व। ठीक है, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, उसको कहते हैं तत्व। तो यहाँ पर देखेंगे ये सोडियम आपका है। ठीक है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, SN3 होता है, और यहाँ पे जो वाटर है H2O, ये देखिए यहाँ पे H2O का वाटर होता है, ये आपका कार्बन है। तो ये तो आपको अलग अलग है, कार्बन 3 हुआ, सोडियम हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे H2O है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे आपका बन रहा है। तो अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व से मिलकर यहाँ बन रहा है, तो इसलिए ये आपका तत्व यहाँ पे ये नहीं होगा। ये वाटर आपका जो पानी, ये तत्व नहीं होगा, बाकी सब ये आपका क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। ठीक है,
कहने का मतलब ये कि एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, यानी कि कार्बन है एक प्रकार के है, एक प्रकार के टीन है, एक प्रकार का सोडियम है, बाकी देखिए दो अलग अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बन रहा है, ठीक है, यौगिक, ठीक है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तत्व नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, कौन सा तत्व नहीं है, तो वाटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, देखिए वही क्वेश्चन आपको यहाँ फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है, ठीक है, एक्वा रेजिया, इसको हम एक और नाम से उसको बोलते हैं अम्लराज, ठीक है, अम्लराज, अम्लराज नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्वा रेजिया, इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है, ठीक है, 1:3 में होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा HCl और क्या होगा HNO3, ठीक है, HCl और HNO3, इसके ये आपका होगा, इसका मिश्रण होता है HCl और HNO3 का, ठीक है। और ये गोल्ड, ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है, इसको क्या करता है, गलाने में समर्थ रखता है, गलाने में यहाँ पे समर्थ रखता है, ठीक है, गलाने में समर्थ रखता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में कौन समर्थ रख सकता है, तो आपका एक्वा रेजिया अम्लराज जिसको कहते हैं 1:3 में ये आपका ये होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में आपके धातु रखा गया है, ठीक है, धातु, अधातु, ठीक है, अधातु, और एक होता है उपधातु, ठीक है, उपधातु, तो इसको ये आपका रखा गया। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस ये हिस्सा नहीं है, इसको क्या किया गया, अधातुओं में रखा गया, जो अधातु हैं उसमें आपको क्या किया गया, इस गैसेस को रखा गया है। तो यहाँ पे जो आपके जो आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है वो आपका गैस हो जाएगी, ठीक है, जो गैस होगा इसको अधातुओं की श्रेणी में इसको रखा गया, ठीक है। तो ये भी पीरियोडिक टेबल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल बहुत आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका, जो हर एग्जाम के लिए जहाँ से अगर साइंस से क्वेश्चन पूछना है तो पीरियोडिक टेबल से लाखों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनता भी है, ठीक है। और कुछ जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे ज़्यादातर यहाँ से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है, ठीक है, कौन सा बहुलक नहीं है। तो बहुलक में आपका क्या आ जाएगा, स्टार्च भी आ जाता है, कपास, इसको क्या कहते हैं, रुई कहते हैं कपास को, ठीक है, रुई और प्रोटीन, ये तीनों आपके क्या हैं, बहुलक होते हैं, ठीक है, बहुलक। बाकी अगर आप बात करें इसकी घी की तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ये बहुलक आपके हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये प्रकृति में भी पाए जाते हैं, प्रकृति व प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब ये प्रयोगशाला में भी क्या होता है, निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुलक भी प्रकृति में प्रयोगशाला में भी निर्मित की जा सकती है, तो इसमें बहुलक नहीं है, ये आपका घी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि दिल के दौरे का कारण होता है, ठीक है। तो दिल के दौरे के कारण क्या होता है, रक्त की आपूर्ति, जो आपकी खून होती है, ठीक है, इसको यहाँ पे जो रक्त होती है, ठीक है, इसको क्या होती है, इसकी आपूर्ति की कमी होती है, इस वजह से क्या होती है, आपूर्ति की कमी, इसके वजह से क्या होते हैं, दिल के दौरे यहाँ पे पड़ते हैं। तो अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, तो हृदय तक रक्त की आपूर्ति की कमी यहाँ पे क्या होगी, ये आपके दिल के दौरे का कारण होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, जब हम बायो की क्वेश्चन अभी क्लास नहीं लिए हैं, बायोलॉजी का वहाँ पे लेंगे तो इसको काफ़ी ये बड़ा स्ट्रक्चर टाइप से इसको बनाकर समझाया जाता है, तो यहाँ से हम समझाएंगे। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, ये आपका बायो से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रैक्टिस सेट के तौर पर बताया है, तो यहाँ पे जब भी हम बायो को जब क्लास लेंगे तो वहाँ पे इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े में ले जाती है। तो कौन सा इसमें ले जाती है, तो आपके फुसफुस यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए फुसफुस यहाँ पे क्या हो जाएगा, धमनी होती है, ठीक है, फुसफुस जो धमनी होती है ये इसको ले जाती है, ये चमनी नहीं, यहाँ पे आपका धमनी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, फुसफुस धमनी। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं इससे जुड़ी जितने भी टॉपिक आपके पास अगर क्वेश्चन मिलता है तो उसको जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम में, यहाँ से साइंस से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लास में कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी जरूर एक बार कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम उसको सुधार करके आपके लिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे और ला सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा फुसफुस धमनी। इसके बाद देखिए अगला है कि पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये
ब्लू बेबी सिंड्रोम ये आपका रोग होता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनके त्वचा में क्या होता है, नीलापन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो शिशुओं की त्वचा में क्या आता है, नीलापन आ जाता है। ठीक है, नीलापन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग में क्या होता है, जो शिशु होते हैं उनके त्वचा में क्या होता है, नीलापन आ जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की जो आपकी जो पेयजल जो पानी होता है वो पीने वाला, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पे आपकी रोग होता है। इसमें जो शिशु होते हैं उनके त्वचा क्या होते हैं, नीलापन आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, ये क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको जो है नियंत्रित करने वाली आपकी ग्रंथि होती है, उसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिथ्रोसाइट होते हैं और आपके ल्यूकोसाइट होते हैं, ये दोनों किस में बनते हैं, अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा। ठीक है, एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो जरूर एक बार पूरा क्वेश्चन देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और पीडीएफ चाहे डाउनलोड करके उसको रख के आप इसको एक बार जरूर देखा जाएगा, आपको जरूर यहाँ पे फायदा होगा। आप सब ए आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों किस में बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में। अगला है आपका कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो पॉन्स थैलेमस पिन्ना, ये आपका हो जाएगा पिन्ना। ठीक है, जो पिन्ना होता है ये मस्तिष्क का भाग नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए ये मेडुला होता है, मेहुला नहीं है, ये मेडुला होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या करता है ये, आपके आंख के नेत्रपटल, कोशिका की झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाने में मदद रख सकता है। तो कौन रखता है, ये आपका जिंक होता है। ठीक है, जिंक। ठीक है, Zn से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 30 होता है। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन था बायो से, बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। और क्लास में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।